Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you all doing well. So our today's topic is symptomatology. सिम्टोमेटोलॉजी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एज अ शॉर्ट नोट, जिसमें कि होता है सिम्टोमेटोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके टाइप्स। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे उसके डेफिनेशन और वो उसकी इम्पोर्टेंस, और टाइप्स के लिए मैं उस अलग से वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर मैंने 3-4 डेफिनेशंस लिखी है, जबकि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे होम्योपैथ्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो हमारे मेन होम्योपैथ्स है, लाइक कि डॉक्टर हैनेमन है, डॉक्टर केंट है, एजे रॉबर्ट है, मैंने उनकी ही डेफिनेशंस लिखी है, क्योंकि उससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सिम्टोमेटोलॉजी को समझ पाएंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि है ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी में से, जो कि है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। मतलब कि ये मेडिसिन की एक ब्रांच है, या फिर तो कह लीजिए कि मेडिसिन जो कि होती है हमारी, जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, उसकी ये एक ब्रांच है सिम्टोमेटोलॉजी, जो कि किससे डील करता है, जो कि डील करता है अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स से। हमारी सेकंड डेफिनेशन है बाय डॉक्टर हैनेमन। हैनेमन सर कहते हैं कि सिम्टम इज़ डिवाइडेड स्टेट ऑफ द फॉर्मर हेल्थ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि जो ये सिम्टम है वो हेल्दी स्टेट का एक एबनॉर्मल साइड है, या फिर तो यूँ कह लीजिए कि जो हमारी हेल्थ है अगर वो डिवाइड हो जाती है या फिर तो कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, तभी हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि उन्होंने आगे लिखा है कि इट फेल्ट बाय पेशेंट हिमसेल्फ, मतलब कि उसे पेशेंट महसूस कर सकता है, एंड इज़ मार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, मतलब कि उसे देख सकते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, या फिर तो कह लीजिए कि उसके पेरेंट्स हैं, या फिर तो उसके गार्जियंस हैं। मतलब कि पेशेंट के जो गार्जियंस हैं वो उसे मार्क कर सकते हैं, वो उसे देख सकते हैं। मतलब कि जो सिम्टम है वो सिर्फ पेशेंट महसूस कर सकता है, और लेकिन उसे देख सकता है जो उसके अराउंड है, जो उसका गार्जियन है वो उसे देख सकता है, और उसे ऑब्जर्व करता है फिजिशियन। मतलब कि हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेडिसिन देते हैं, जिससे कि वो उसे हम क्योर कर सके। जो उसका हेल्दी स्टेट है, जो एबनॉर्मलिटी हो गई है उसमें, उसे हम क्योर करने के लिए जो मेडिसिन देंगे, उसके लिए ये सिम्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है डेफिनेशन बाय डॉक्टर केंट। डॉक्टर केंट कहते हैं कि एवरी सिम्टम इज़ इंडिकेटेड ऑफ अ डिविएशन ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब कि जो आगे हैनेमन सर की जो फर्स्ट लाइन है, उसी तरीके से केंट सर की जो ये लाइन है कि हेल्थ का जो स्टेट है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तभी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वही ये पूरी लाइन वही कहती है। देन ऑल क्योरेबल डिजीज मेक देम सेल्फ नोन टू द फिजिशियन बाय साइन एंड सिम्टम्स। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि एक वाइटल फोर्स है जो जिसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है, तो वो हमें किस तरीके से दिखाएगा। तो वो वाइटल फोर्स खुद की एबनॉर्मलिटीज़ जो हो गई है उसे सिम्टम्स और साइंस के तरीके से दिखाएगा, जिससे कि फिजिशियन को पता चलेगा कि हाँ इस पेशेंट के वाइटल फोर्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हुई है, जिसकी वजह से मैं उसे मेडिसिन दूंगा, जिससे कि वो एबनॉर्मलिटीज़ क्योर होंगी, और जो हेल्थ का जो एबनॉर्मल स्टेट है वो वापस से हेल्थ में आ जाएगा। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है बाय एचे रॉबर्ट। एचे रॉबर्ट सर ने कहा है कि सिम्टम आर ओनली एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज स्टेट। मतलब कि वही जो केंट सर ने उनकी फर्स्ट लाइन में कहा था, और वही जो हैनेमन सर ने उनकी फर्स्ट लाइन में कहा था कि जो हमारा हेल्दी स्टेट है उसमें कोई चेंजेस आते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, तभी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये जो डिजीज स्टेट है उसका एक्सप्रेशन जो है उसे हम कहेंगे सिम्टम।
हम देखेंगे कि ये जो सिम्टमेटोलॉजी है ये वर्ड कहाँ से आया है। सो ये आया है ग्रीक वर्ड में से, जो कि है सिम्टोमा। सो सिम्टोमा वर्ड का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट हैपन, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है उसे हम कहेंगे सिम्टम। ठीक है, पर्टिकुलरली सिम्टम का मतलब अलग होता है और साइंस का मतलब अलग होता है। सो सिम्टम का मतलब क्या होता है कि जो सारी सब्जेक्टिव चीज़ है, जो सारी पेशेंट खुद फील करता है या फिर तो पेशेंट खुद महसूस करता है, उसे फिजिशियन महसूस नहीं कर सकता। अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसे सिर्फ पेशेंट ही महसूस करता है, उसे फिजिशियन महसूस नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा उसे पेन हो रहा है, उसे सिर्फ पेशेंट ही महसूस करेगा, जिसे कहेंगे हम सिम्टम्स, जो हमें पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे ये हो रहा है। ठीक है, देन साइंस क्या होते हैं, जो कि होता है ऑब्जर्वेशन बाय फिजिशियन। मतलब कि हम देखते हैं, ये देख लीजिए कि अगर किसी की स्किन का डिस्कलरेशन हो गया है तो उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, जिसे कहेंगे हम साइंस। और सिर्फ वो चीज़ें जो कि पेशेंट खुद महसूस करेगा उसे कहेंगे हम सिम्टम्स। अब है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि सिम्टम्स हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे या फिर तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट उसकी इम्पोर्टेंस है कि इसे इट इज़ ओनली क्लू बाय विच फिजिशियन कैन आइडेंटिफाई द डिजीज़। मतलब कि आप ही सोचिए कि एक पेशेंट है जिसको कि फीवर आ रहा है, तभी उसे जो कि हुआ हमारा सिम्टम। ठीक है, तो उसे फीवर आ रहा है इसीलिए वो फिजिशियन के पास आएगा, वो फिजिशियन को बोलेगा कि मुझे ऐसे फीवर आ रहा है इतने दिनों से। तो ये फिजिशियन का सबसे पहला क्लू हुआ कि वो किस तरह वो समझेगा कि ये डिजीज़ कौन सी है। उसके बाद है कि द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स, मतलब कि जो मैंने आगे भी कहा कि वाइटल फोर्स है उसके अंदर कुछ डिरेंजमेंट हो गई है, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, जिसकी वजह से वो खुद को शो करेगा। और वो खुद को किस तरीके से शो करेगा, साइन और सिम्टम्स दिखाकर पेशेंट की बॉडी के अंदर। सो जो क्राइसिस ऑफ वाइटल फोर्स है, जो कि ओनली वे टू स्टडी द डिरेंज वाइटल फोर्स, मतलब कि जब वाइटल फोर्स डिरेंज होगा तभी हमें साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि जो फिजिशियन है उसका ओनली क्लू है, जिससे कि वो उसकी स्पेसिफिक डिजीज़ तक पहुंचेगा, और उस डिजीज़ तक पहुंचेगा तो वो अपनी रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकेगा। देन जो हेल्थ है वो नेगेटिव स्टेट है और जो डिजीज़ है वो पॉजिटिव स्टेट है। इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर पेशेंट को कोरोना हुआ है तो हम उसका रिपोर्ट करवाएंगे जिसके अंदर आएगा कोरोना पॉजिटिव, मतलब कि जो डिजीज़ स्टेट है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो हेल्थ स्टेट है ना वो नेगेटिव स्टेट है। यहाँ पर है कि वाइटल फोर्स डिरेंज हो रहा है, लेकिन किससे डिरेंज हो रहा है? वाइटल फोर्स डिरेंज हो रहा है मियाजम्स से, जो कि होते हैं हमारे एक्यूट मियाजम्स और क्रॉनिक मियाजम्स, लाइक सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। उस तरीके से होम्योपैथी में सिर्फ माना जाता है कि मियाजम्स की वजह से ही वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, लेकिन एलोपैथी में क्या माना जाता है कि कोई भी केमिकल चीज़ है या फिर तो कोई बैक्टीरिया, वायरस है, उसी से ही हमें डिजीज़ हो सकती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में ऐसा मानते हैं कि जो मियाजम्स है उसके वजह से ही वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, और जब वाइटल फोर्स डिरेंज होगा तो वो खुद को किस तरीके से शो करेगा, वो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करके शो करेगा कि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हुई है, वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है। सो वो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस हो गया, जो कि है कि फिजिशियन को एक क्लू मिलता है सिम्टम्स की वजह से, जिससे कि वो अपने डिजीज़ की तरफ आगे बढ़ता है, डिजीज़ को जानने के लिए आगे बढ़ता है। और अब हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंस है सिम्टोमेटोलॉजी की, जो कि है इट हेल्प्स इन दी नोसोलॉजिकल डिजीज़ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या होता है? जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया अपनी कफ की कंप्लेंट को लेकर, जो कि बोल रहा है कि मुझे कफ है, तो हम फर्स्ट इतना तो समझ ही सकते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसको कफ हो रहा है, जो कि होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, जो कि हमारा होगा नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस।
अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है थर्ड इम्पोर्टेंस है कि हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। मतलब कि हमने पहले भी कहा कि जो वाइटल फोर्स है वो डिरेंज होगा किसकी वजह से, मियाजम्स की वजह से। तो वो डिरेंज हो रहा है, वो खुद इसको किस तरीके से बताएगा कि अपने सिम्टम्स की वजह से बताएगा, साइंस एंड सिम्टम्स के तरीके से बताएगा कि वो डिरेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी फिजिशियन के पास पेशेंट आ रहा है कि मुझे फीवर है, मुझे या कफ है, तो हमने उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, डिजीज़ का क्लासिफिकेशन कर लिया। उसके बाद आती है रेमेडी देने की, ड्रग देने की। तो जो ये सिम्टम है वो इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हमें हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंस है कि जो सिम्टम है वो 3 प्लेन्स पर शो होगा। जो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिरेंज होगा, तो वो हमें 3 प्लेन्स पर दिखाएगा कि मैं डिरेंज हुआ हूँ। जो वो 3 प्लेन्स क्या है कि जो है मेंटल, देन स्पिरिचुअल, देन द फिजिकल। सो मेंटल प्लेन में क्या होता है कि इमोशनल स्टेट हो जाता है। मतलब कि आप भी सोचिए कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप मेंटली भी थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, मेंटली भी आपको मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे आप हेल्दी स्टेट में जितने ज़्यादा एक्टिव हो, उस तरीके से आप जो अपना एबनॉर्मल आपका स्टेट है उसके अंदर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते, जो कि होगा हमारा मेंटल प्लेन। देन सेकंड प्लेन है जो कि है स्पिरिचुअल प्लेन। सो स्पिरिचुअल प्लेन में क्या होता है, चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग। आप सोचिए कि अगर आप बीमार हैं, आपको फीवर आ रहा है, तो आप उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी चीज़ को, या फिर तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हो तो भी आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जितना कि आप अपने हेल्दी स्टेट में अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये स्पिरिचुअल प्लेन हुआ। एंड देन फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चरल चेंज को बदल देती है। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि किसी को इंजरी हुई है या फिर तो किसी को कुछ लगा है, तो उसका जो स्किन का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो कि होगा स्ट्रक्चरल चेंज। देन फंक्शनल कुछ चीज़ों में चेंज हो जाता है, कुछ डिजीज़ में। देन कुछ डिजीज़ में पूरे ऑर्गन में ही चेंज हो जाता है। तो ये फिजिकल प्लेन हुआ। देन द फिफ्थ जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है कि रिमूवल ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम द मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्लेन। मतलब कि जब हम उस डिजीज़ को हमारी होम्योपैथिक रेमेडी से हम उस डिजीज़ को इन तीनों प्लेन्स में से एलिमिनेट कर देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने उस पेशेंट को क्योर किया है। अब देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स। मतलब कि हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम केस टेकिंग करेंगे, तो हम हमारे सिम्टम्स को किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट होता है कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब कि जो एक पेशेंट है आपका, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी पूरी एक्टिविटी अलग है, या फिर तो यूँ कह लीजिए कि वो पूरा अलग है एक दूसरे पर्सन से। मतलब कि एवरी पर्सन रिएक्ट टू डिजीज़ इन हिज ओन मैनर। मतलब कि जो आपके सामने पेशेंट बैठा है वो पूरी तरीके से अलग तरीके से उस डिज़ीज़ के लिए शो करेगा, उस डिज़ीज़ को शो करेगा, या फिर तो उसके साइन एंड सिम्टम्स वो अलग ही तरीके से शो करेगा। ठीक है। देन बेस्ड ऑन हिज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। अभी मैंने जो कहा कि जो पर्सन आपके सामने बैठा है, जो आपका पेशेंट है, वो अलग ही तरीके से रिएक्ट करेगा डिजीज़ के लिए। तो वो किस बेसिस पर रिएक्ट करेगा, तो वो इस बेसिस पर रिएक्ट करेगा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि कोई एक पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन का है, या फिर तो बहुत ज़्यादा नर्वस है वो, तो उसको कोई भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको कोई भी पेन बहुत ही ज़्यादा लगेगा। सेम वे अगर कोई हैप्पी पर्सन है जो खुश रहता है, तो उसे कोई डिजीज़ होगी या फिर तो थोड़ा सा पेन होगा, तो वो बोलेगा चलेगा, इतने में कुछ नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा तभी वो आपके पास आएगा। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी और उसके रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग पर्सन किस तरीके से उस डिजीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं।
देन एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट सस्पेक्टेबिलिटी एंड द सेंसिटिविटी, मतलब कि हर एक पेशेंट जो है वो उसका अलग ही सस्पेक्टेबिलिटी होगी, उसकी अलग ही सेंसिटिविटी होगी। आप देखोगे कि कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू पेन, टू एनीथिंग, और कुछ पेशेंट जो है वो कम सेंसिटिव है, जिनको कि थोड़ा सा पेन होगा तो उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। सो इस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, अलग अलग सस्पेक्टेबिलिटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथिक जो हम ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो हाई सस्पेक्टेबल पर्सन होगा उसकी सिम्टम के प्रति इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि उसको कोई भी जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, उसको कोई भी पेन है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जो कि हमारे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उसी सिम्टम्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि आप ये देख लीजिए कि होम्योपैथिक जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं सस्पेक्टेबिलिटी को। में भी मेनली हम जब पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं उसके लिए भी सस्पेक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम जब केस टेकिंग करेंगे तो उसमें हम सिम्टम्स की इंटेंसिटी को किस तरीके से लिखेंगे। सो उसे लिखा जाता है 1 2 3 की सिंबल के तरीके से, मतलब कि अगर कोई हाई इंटेंसिटी है तो उसे हम 3 करके डिनोट करेंगे। कोई मीडियम इंटेंसिटी है, कोई सिम्टम की मीडियम इंटेंसिटी है तो उसे हम एज अ नंबर ऑफ 2 डिनोट करेंगे। देन किसी की लो इंटेंसिटी है तो उसे हम 1 के तरीके से डिनोट करेंगे। मतलब कि अगर फीवर बहुत ज़्यादा फीवर है तो उसे हम फीवर 3 कहेंगे एट राइट साइडेड ऑफ कॉर्नर। देन द मीडियम होगा तो उसे हम लिखेंगे फीवर 2। देन लो होगा तो उसे हम लिखेंगे फीवर 1। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम जल्दी जल्दी हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा था डेफिनेशन, जिसमें हमने 4 डेफिनेशंस देखी थी जो कि थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से। सेकंड थी डॉक्टर हैनेमन ने दी थी, डॉक्टर केंट ने दी थी और H.A. रॉबर्ट ने दी थी। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है कि ये जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें कि सारे सिम्टम्स को एक साथ दर्शाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर हैनेमन ने जो डेफिनेशन दी थी उसका मतलब निकलता है कि जो हमारा हेल्दी स्टेट है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ होगी उसी वजह से हमें सिम्टम्स दिखेंगे, जो कि सिम्टम्स को महसूस करेगा पेशेंट, जिसको रीमार्क करेगा उसका गार्जियन एंड जिसको ऑब्जर्व करेगा फिजिशियन। डॉक्टर केंट की क्या डेफिनेशन थी, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी सेम वे जैसे कि डॉक्टर हैनेमन ने दी थी कि जो हेल्दी स्टेट है उसका डिरेंजमेंट हो जाएगा तो तभी हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और ये जो साइन एंड सिम्टम्स है वो वाइटल फोर्स खुद ही अपीयर करता है दिखाने के लिए फिजिशियन को कि वो डिरेंज हुआ है। ठीक है। देन H.A. रॉबर्ट ने ये कहा था कि जब भी हमारा जो हेल्दी स्टेट है वो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होगी, जो डिजीज स्टेट आएगा तभी हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन सिम्टम वर्ड आया है सिम्टोमा से, जो कि है ग्रीक वर्ड, उसका मीनिंग होगा एनीथिंग दैट हैपन्स। उसके बाद जो सिम्टम होता है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव, जिसे सिर्फ पेशेंट महसूस कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे साइंस, जिसे कि फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ होती है कि इट इज़ द क्लू फॉर द फिजिशियन टू आइडेंटिफाई द डिजीज़। मतलब कि ये एक क्लू है फिजिशियन के लिए कि वो उस डिजीज़ को पहचाने। सो ये क्या होता है बेसिकली कि वाइटल फोर्स जब डिरेंज होता है तभी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इसका है कि नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंस इसका है सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी के लिए। फोर्थ इसका जो इम्पॉर्टेंस है कि ये तीनों प्लेन के ऊपर दिखता है, जो कि है मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्लेन। उसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंस जो है वो है रिमूवल ऑफ ऑल सिम्टम्स फ्रॉम दी ऑल प्लेन्स, जिसे कि हम कहेंगे क्योर।
हमने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स, सो उसके लिए फर्स्ट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जो कि होता है इंडिविजुअलाइजेशन। और सेकंड थिंग जो है कि जो पेशेंट क्यों अपने अलग मैनर में डिजीज़ को शो करेगा, बिकॉज कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बिकॉज ये उसका रिएक्टिविटी लेवल अलग है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जो कि है कि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट सस्पेक्टिबिलिटी एंड दी सेंसिटिविटी, जो कि होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ आती है कि हाई सस्पेक्टेबल पर्सन है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है कि होम्योपैथी में हम जिस सिम्टम्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके बाद हम इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स को किस तरीके से लिखेंगे केस टेकिंग के दौरान, तो उसे हम लिखेंगे कि अगर हाई होगा तो 3 एंड मीडियम होगा तो 2 और लो होगा तो उसे 1 ऐसे डिनोट करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली अप्रिशिएट मी टू डूइंग दिस वर्क। थैंक यू सो मच।